बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम बेटा, कैसे हैं आप लोग? बेटा फर्स्ट ईयर केमिस्ट्री, आज हम चैप्टर नंबर 7 स्टार्ट करने जा रहे हैं, थर्मोडायनामिक्स। इस चैप्टर में बेटा हम पढ़ेंगे कि जब एक केमिकल रिएक्शन प्रोसीड होता है तो उसमें क्या एनर्जी चेंजेस आते हैं, उसमें हीट चेंज क्या हो रही है, रिलीज़ हो रही है, हीट रिलीज़ हो रही है या एब्जॉर्ब हो रही है, तो उसके बारे में हम इसमें पढ़ेंगे। सबसे पहले हम कुछ इंपॉर्टेंट डेफिनेशन पढ़ेंगे, फिर हम लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स जो है वो स्टडी करेंगे। उसमें हम फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स पढ़ेंगे और सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स पढ़ेंगे। तो हम स्टार्ट करते हैं इंपॉर्टेंट डेफिनेशन से, ठीक है। सबसे पहले हमारे पास डेफिनेशन है सिस्टम। केमिस्ट्री के अंदर सिस्टम बेटा वो केमिकल होगा, वो मटेरियल होगा जो हम जिसके ऊपर टेस्ट कर रहे हैं, ठीक है, लेबॉर्ट्री में या अंडर कंसिडरेशन जो है मटेरियल, वो हमारा सिस्टम है जिसके ऊपर हम काम कर रहे हैं। एनी पोर्शन ऑफ द यूनिवर्स विच इज़ अंडर स्टडी इज कॉल्ड अ सिस्टम। एक केमिकल रिएक्शन हो रहा है जिंक और कॉपर सल्फेट के दरमियान, तो जिंक और कॉपर सल्फेट हमारा सिस्टम है। उसने कहा द कंटेंट ऑफ द कंटेनर, कंटेनर यानी बर्तन में हमारे पास जिंक और कॉपर सल्फेट है, तो ये हमारा क्या होगा, सिस्टम होगा। अगर हमारे पास एक चाय का कप हो, सॉरी वाटर का कप हो, तो कप ऑफ वाटर, तो वाटर जो है वो हमारा सिस्टम है। अगर हम एक बुक के बारे में डिस्कस कर रहे हैं तो बुक हमारा सिस्टम होगा। इसके बाद है बेटा छोटी सी डेफिनेशन है सराउंडिंग की। सिस्टम को छोड़ के उसके अलावा जितना भी रिमेनिंग पार्ट होता है वो सारे का सारा सराउंडिंग में आता है। यानी अगर हमारे पास जिंक और कॉपर सल्फेट का रिएक्शन हो रहा है, जिंक और कॉपर सल्फेट का सॉल्यूशन है, तो ये सिस्टम होगा। और इसके अलावा जो फ्लास्क होगी और एयर होगी उसके सराउंडिंग में, वो सारा हमारे सराउंडिंग के तौर पर आ जाएगा। अगर हम एक वाटर के कप की बात कर रहे हैं तो सिर्फ वाटर हमारा सिस्टम है, और कप और उसके इर्द गिर्द जितनी भी चीज़ें पड़ी हैं वो सारी की सारी हमारे सराउंडिंग में आएंगी। बाउंड्री बेटे, बाउंड्री रियल भी हो सकती है और इमेजिनरी भी हो सकती है। एक सरफेस होती है जो कि सेपरेट कर रही होती है सिस्टम को सराउंडिंग से, उसको हम कहते हैं बाउंड्री। यानी जिंक और कॉपर सल्फेट का जो है वो हमने एक रिएक्शन करवाया, तो उसमें हमने कहा कि ये हमारा सिस्टम है और फ्लास्क और रिमेनिंग एयर जो है वो सराउंडिंग है। तो जिंक और कॉपर सल्फेट का जो सॉल्यूशन है उस सॉल्यूशन के और उसके इर्द गिर्द जो सराउंडिंग है उनके दरमियान में जो बाउंड्री होगी बेटे, वो रियल भी हो सकती है या इमेजिनरी भी हो सकती है। स्टेट, एक सिस्टम जो है बेटा वो उसके स्टेट जो है वो उसमें हम कहते हैं कि उसमें चेंज आ रहा है। एक सिस्टम है उसमें चेंज आ रहा है। यानी कि मेरे पास वाटर था, मैंने उसको बॉयल किया, अल्टीमेटली मैंने उसको हीट दी, तो पहले उसकी स्टेट कुछ और थी, बाद में उसकी स्टेट कुछ और हो जाएगी। तो अल्टीमेटली हम कहेंगे कि उसकी स्टेट जो है वो चेंज होने से पहले और चेंज आने के बाद में जो सिस्टम की स्टेट होगी उसको हम स्टेट ऑफ सिस्टम कहेंगे। कंडीशन ऑफ अ सिस्टम आर कॉल्ड स्टेट ऑफ अ सिस्टम, कि जो कंडीशन अप्लाई कर रहे हैं वो स्टेट उसकी स्टेट ऑफ द सिस्टम होंगी। तो कहते हैं आपके पास एक बीकर है, उस बीकर में वाटर है, इट विल बी अ सिस्टम हैविंग सर्टेन टेम्परेचर। अब वो वाटर जो है वो किसी ख़ास टेम्परेचर पे होगा, किसी ख़ास वॉल्यूम पे होगा। ये इनिशियल कंडीशन जो है वो इनिशियल स्टेट हो जाएगी सिस्टम की। जब हम उसको उसमें चेंज लेके आते हैं, हम हीट करते हैं उस वाटर को, उसमें चेंज आ जाता है, तो उसका टेम्परेचर भी चेंज हो जाएगा और वॉल्यूम भी चेंज हो जाएगा। तो उस फाइनल कंडीशंस को हम कहेंगे कि ये फाइनल स्टेट होगी सिस्टम की, ठीक है। वो कहता है T1 एंड T2 जो है ना वो टेम्परेचर बिफोर एंड आफ्टर हीटिंग रिप्रेजेंट करते हैं। तो डेल्टा टी हमारे पास जो होगा वो यहाँ पे होगा फाइनल टेम्परेचर माइनस लोअर टेम्परेचर, तो T2 माइनस T1, तो ये हमारे पास स्टेट आ जाएगी एक सिस्टम की। स्टेट फंक्शन, इंपॉर्टेंट डेफिनेशन है स्टेट फंक्शन। वो कहते हैं एक मैक्रोस्कोपिक प्रॉपर्टी है सिस्टम की जिसमें कुछ ख़ास वैल्यूज़ होती हैं इनिशियल और फाइनल स्टेट की।
जो कि सिर्फ चेंज पे डिपेंड करती हैं, इस पे डिपेंड नहीं करती कि वो चेंज हम किस तरह से लेके आए। यानी हमने टेम्परेचर चेंज किया या वॉल्यूम चेंज किया है, तो वो वॉल्यूम की चेंज होने की वैल्यूज़ पे डिपेंड करती है, कितनी वैल्यू चेंज हुई है वॉल्यूम की, कितनी वैल्यू टेम्परेचर की चेंज हुई है, इस बात पे डिपेंड नहीं करती। स्टेट फंक्शन इस बात पे डिपेंड नहीं करता कि वो चेंज कैसे हम लेके आए, क्या पाथ अडोप्ट किया हमने। तो ये डेफिनेशन बेटा आपने याद करनी है शॉर्ट क्वेश्चन के तौर पर। स्टेट फंक्शन की एग्जांपल हैं जी, प्रेशर, टेम्परेचर, वॉल्यूम, इंटरनल एनर्जी और इंथैल्पी। इंपॉर्टेंट पॉइंट आपने यहाँ पे नोट करना है कि वर्क डन एंड हीट आर नॉट स्टेट फंक्शन। ये दोनों बातें बड़ी अहम हैं कि ये दोनों स्टेट फंक्शन नहीं है, क्योंकि ये डिपेंड करती हैं पाथ पे कि चेंज लेके आने के लिए पाथ कौन सा अडोप्ट हमने किया। लेट्स सपोज कि हमारे पास V1 जो है वो इनिशियल वॉल्यूम है एक गैस का। अब हम उसमें एक चेंज लेके आए गैस के अंदर, उसका फाइनल वॉल्यूम जो है वो V2 हो गया। तो डेल्टा V चेंज इन द वॉल्यूम क्या हो गया, V2 माइनस V1। अब ये जो वॉल्यूम हमने चेंज किया, या तो ये हम टेम्परेचर चेंज करके लेके आ सकते हैं या प्रेशर चेंज करके भी वॉल्यूम को चेंज कर सकते हैं। तो वो डेल्टा वी वो कहता है इंडिपेंडेंट होगा उस वे पे कि किस तरह से हमने वॉल्यूम चेंज किया। नेक्स्ट है बेटा इंटरनल एनर्जी। इम्पोर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है। इंटरनल एनर्जी जो है ये इम्पोर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है, ठीक है, आपने इसको याद रखना है। एक सिस्टम की टोटल एनर्जी जो होगी, चाहे वो काइनेटिक एनर्जी है चाहे वो पोटेंशियल एनर्जी है, उसको हम उसकी इंटरनल एनर्जी कहेंगे। द टोटल ऑफ ऑल पॉसिबल काइंड्स ऑफ एनर्जी ऑफ द सिस्टम इज कॉल्ड इंटरनल एनर्जी। इंटरनल एनर्जी की एग्जैक्ट वैल्यू तो हमें नहीं पता होती, लेकिन हम इसमें चेंज इन द इंटरनल एनर्जी जो है वो निकाल सकते हैं। तो ये भी बेटा जो है वो स्टेट फंक्शन है। वो कहता है कि एक सिस्टम है, उसमें कुछ क्वांटिटी है मैटर की, डेफिनेट अमाउंट ऑफ एनर्जी उसके पास होगी। ये एनर्जी जो होगी वो उसकी काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी का सम होगी उस सिस्टम की। यानी कि किसी भी सिस्टम की कोई भी एनर्जी है वो उसकी काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी का सम होगी, और काइनेटिक एनर्जी होगी ड्यू टू ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी के ट्रांसलेशनल मोशन। यानी कि ये पार्टिकल है, ये सिर्फ मूव कर रहा है तो ये इसकी ट्रांसलेशनल मोशन है। हम कहते हैं काइनेटिक एनर्जी होती है द एनर्जी ड्यू टू मोशन, मोशन की वजह से एनर्जी। तो ट्रांसलेशनल मोशन की वजह से जो एनर्जी होगी वो ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी होगी। रोटेशनल मोशन यानी कि ये पार्टिकल है, ये रोटेट कर रहा है, तो रोटेशन की वजह से जो एनर्जी होगी वो रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी होगी, और वाइब्रेशन की वजह से जो एनर्जी होगी वो वाइब्रेशनल काइनेटिक एनर्जी होगी। पोटेंशियल एनर्जी जो है वो केमिस्ट्री के अंदर हम अट्रैक्टिव फोर्सेस की स्ट्रेंथ पे जो है वो कहते हैं कि डिपेंड करती है। अट्रैक्टिव फोर्सेस जितने भी बॉन्ड होते हैं, जितने भी वॉन्डरवॉल्स यानी इंटरमोलिकुलर फोर्सेस होती हैं, वो सारी की सारी पोटेंशियल एनर्जी में आती हैं। अब हम तमाम तरह की काइनेटिक एनर्जी और तमाम पोटेंशियल एनर्जी को ऐड करेंगे तो हमारे पास टोटल इंटरनल एनर्जी बन जाएगी। इसके बाद है फंडामेंटल वेज ऑफ ट्रांसफरिंग एनर्जी की। एनर्जी ट्रांसफ़र कैसे होती है बेटा? एनर्जी ट्रांसफ़र दो तरीक़ों से हो सकती है, हीट और वर्क की फॉर्म में, कि हमने किसी सिस्टम को हीट किया या एनर्जी प्रोवाइड की, तो वो एनर्जी वो उसने जब गेन करनी है तो या तो वो हीट अप हो जाएगा या फिर वो वर्क करेगा। तो वो क्वांटिटी एनर्जी की जो बाउंड्री टू सिस्टम मूव करती है और उसकी स्टेट के अंदर चेंज लेके आती है ड्यू टू द डिफरेंस, इनिशियल और फाइनल डिफरेंस की वजह से टेम्परेचर चेंज हो जाता है। यानी कि हमने किसी सिस्टम को एनर्जी दी तो वो हीट अप हो गया। अब उसका पहला टेम्परेचर कोई और होगा, फाइनल टेम्परेचर कोई और होगा, तो वो क्या हो गया, हीट अप हो गया। इसको हम कहते हैं हीट। ये सिस्टम की प्रॉपर्टी नहीं होती, ना ही ये स्टेट फंक्शन है। अगर क्यू कहते हैं हीट को, अगर हीट जो है वो पॉजिटिव है तो इसका मतलब है सिस्टम ने हीट को अब्जॉर्ब किया है सराउंडिंग से, और अगर ये नेगेटिव वैल्यू है तो इसका मतलब है सिस्टम ने हीट सराउंडिंग की तरफ रिलीज़ किया। वही एक्सोथर्मिक और एंडोथर्मिक वाला हिसाब हो गया। वर्क क्या होता है? वर्क होता है प्रोडक्ट ऑफ फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट। W इज इक्वल टू एफ क्रॉस एस। ये भी स्टेट फंक्शन नहीं है, और उसका SI यूनिट जो होता है वो जॉल होता है।
वर्क अगर नेगेटिव है आ रहा है तो इसका मतलब है कि हमने सिस्टम के ऊपर वर्क किया। वर्क अगर नेगेटिव आ रहा है तो इसका मतलब है द वर्क इज़ डन बाय द सिस्टम, सिस्टम ने वर्क किया, ठीक है। और अगर ये पॉजिटिव है तो हमने सिस्टम के ऊपर वर्क किया है। एक्सप्लेनेशन वो कहता है कि हमारे पास डिफरेंट काइंड के वर्क हो सकते हैं, तो यहाँ पे हम प्रेशर वॉल्यूम वर्क जो है ना, ये बड़ा अहम है बेटा। प्रेशर वॉल्यूम वर्क हम मद्देनज़र रख लेते हैं कि हमारे पास यहाँ पे कंटेनर है, इस कंटेनर में मार्बल चिप्स थी, उसमें हमने HCl डाल दिया। यहाँ पे गैस इवॉल्व होगी और वो गैस जो है ना इवॉल्व होने के बाद CaCO3 मार्बल HCl डाला तो यहाँ पे CO2 गैस जो है वो रिलीज़ हो रही है। वो गैस यहाँ से बाहर जाके यहाँ पे इस पिस्टन के ऊपर क्या लगाएगी, प्रेशर लगाएगी। अब वो कहता है कि वर्क डन बाय द सिस्टम, और यहाँ पे जो वर्क हो रहा है वो सिस्टम कर रहा है। क्यों? क्योंकि ये खुद आपस में रिएक्शन कर रहे हैं, हमने तो उनको सिर्फ मिक्स किया। तो ये नेगेटिव वर्क होगा तो हम कहते हैं PV, यानी कि यहाँ पे P हमारे पास हमने कहा था फोर्स W मल्टीप्लाई बाय डिस्प्लेसमेंट। तो फोर्स यहाँ पे आ गया प्रेशर की जगह पे, और यहाँ पे आ जाएगा डिस्प्लेसमेंट की जगह पे आ जाएगा डेल्टा V, प्रेशर वॉल्यूम। अब ये वर्क क्या है? नेगेटिव है। नेगेटिव है इसका मतलब है सिस्टम वर्क कर रहा है। P एक्सटर्नल प्रेशर है, डेल्टा V जो है वो चेंज इन द वॉल्यूम है। तो यहाँ पे गैस जो इवॉल्व हो रही है केमिकल रिएक्शन के ज़रिए, तो ये बेटा एक वर्क की एग्जांपल है। नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडाइनामिक्स। वेरी इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन। इसके मुताबिक जो है ना लॉ क्या कहता है? ये कहता है कि एनर्जी ना तो क्रिएट होती है और ना ही डिस्ट्रॉय होती है केमिकल रिएक्शन में, बल्कि ये एक फॉर्म से दूसरी फॉर्म में चेंज हो जाती है। या जो टोटल एनर्जी होती है सिस्टम की और इसके सराउंडिंग की, वो हमेशा क्या रहती है? कांस्टेंट रहती है। इसलिए इसको लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी भी कहा जाता है। मैथमेटिकली इसको हम इस तरह लिखते हैं कि चेंज इन द एनर्जी इज इक्वल टू Q प्लस W। आपने इस बात को बेटा गौर से समझना है कि वो कहता है कि अगर हम किसी सिस्टम को एनर्जी देते हैं तो वो हीट अप होता है, साथ में वो वर्क करेगा, तो एनर्जी को यूटिलाइज करता है। एक सिस्टम को दी जाने वाली एनर्जी जो होती है वो उस सिस्टम को हीट अप करती है और साथ में वो वर्क करवाती है। तो कहते हैं आप कंसीडर करें कि आपके पास एक गैस है, एक सिलेंडर में है, सिलेंडर जो है उसके ऊपर फ्रिक्शन लेस जो है वो पिस्टन लगा हुआ है। जब हम एक Q क्वांटिटी जो है हीट अप्लाई करते हैं उस सिस्टम को, उसकी एक तो इंटरनल एनर्जी चेंज हो जाती है, E1 से E2 हो जाती है। दूसरा जो है वो पिस्टन अपवर्ड मूव करता है, यानी कि एक हमने एनर्जी उसको प्रोवाइड की, एक वो हीट अप हुआ, उसकी इंटरनल एनर्जी में चेंज आया। दूसरा उसने क्या किया? वर्क किया, यानी कि उसने पिस्टन को मूव करवाया अपवर्ड। तो ये जो दी जाने वाली एनर्जी थी उसके दो हिस्से हुए, एक तो सिस्टम हीट अप हुआ, दूसरा उसने वर्क किया। तो Q जो है बेटा वो हीट है यहाँ पे जो एब्जॉर्व कर रहा है सिस्टम। W जो है वो वर्क डन है जो सिस्टम ने पिस्टन के ऊपर किया। प्रेशर वॉल्यूम वर्क में हमने पहले देखा था, तो हमारे पास आ जाएगा वर्क जो है वो बराबर होता है P डेल V के। तो यहाँ पे हमने P डेल V लिख दिया W की जगह पे, वर्क की जगह पे। तो ये इक्वेशन बन जाएगी डेल्टा E इज इक्वल टू Q प्लस P डेल V। अब वो कहते हैं कि अगर हम पिस्टन को यहाँ पे फिक्स कर देते हैं, पिस्टन को यहाँ पे फिक्स कर देते हैं कि वो मूव ना कर सके, तो फिर क्या होगा? फिर वॉल्यूम चेंज नहीं आएगा, वॉल्यूम चेंज फिर ज़ीरो हो जाएगा। तो जब वॉल्यूम चेंज ज़ीरो होगा तो ये पूरा फैक्टर ज़ीरो हो जाएगा, यानी कि अब उसने वर्क नहीं किया, पिस्टन को मूव नहीं किया तो उसने वर्क नहीं किया। या तो वो पिस्टन को मूव करता और वर्क करता, अब उसने वर्क नहीं किया क्योंकि पिस्टन फिक्स था। तो अब एनर्जी अगर उसको मिली है तो वो एनर्जी से सिर्फ हीट अप ही हुआ है। तो ये डेल्टा E इज इक्वल टू QV। ये इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है, ठीक है। फिर ये डेल्टा, इस इक्वेशन में ये डेल्टा E जो है ना वो Q के बराबर आएगा, और Q के साथ हम ये छोटा सा V इसलिए लिखते हैं कि ये कांस्टेंट वॉल्यूम पे ये काम हो रहा है, यानी हम वॉल्यूम को चेंज नहीं होने दे रहे। ये कांस्टेंट वॉल्यूम पे काम हो रहा है, यानी हम वॉल्यूम को चेंज होने नहीं दे रहे। और इसके लिए हमने क्या करना है? हमने सिर्फ पिस्टन को फिक्स कर देना है।
तो ये था बेटा पहला लेक्चर चैप्टर नंबर 7 का। नेक्स्ट जो है वो हम इंथालपीज़ के बारे में पढ़ेंगे। तब तक के लिए इजाज़त चाहूँगा बेटा। अल्लाह हाफिज़।